प्रकाश भाऊ सारखा सुपुत्र ज्यांनी सेवेसाठी तुम्हाला सर्वांना दिला होता, त्यांच्याही अंतःकरणात तेच दुःख आहे, तुम्हाला सर्वांच्या अंतःकरणात आहे ते. त्यांचा सत्कार करतील आजच्या कवयित्री गोपाल सिंहजी ठाकूर हे आदरणीय गोपाल सिंह ठाकूर हे सुद्धा खेडकर आईंचा सत्कार करतील या ठिकाणी. हा फोटो देऊन कुमारी कोमल कदम हिने भाऊंचं रेखाचित्र काढलेलं आहे पेन्सिलनं. ते रेखाचित्र देऊन आदरणीय गोपाल सिंह ठाकूर, दिलीप ठाकूर यांचे वडील हे गोदारीबाईंचा सत्कार या ठिकाणी करतायत. जोरदार टाळ्या द्या मित्रांनो. आता सुरुवात करूयात अखिल भारतीय विराट कवी संमेलनाला. हा माईक मी सुपूर्द करतो आदरणीय प्रवीण शुक्ल यांच्याकडे. प्रवीण शुक्ल. कवि प्रवीण शुक्ल कवियों की तरफ से नांदेड़ के इस ऐतिहासिक और अद्भुत कवि सम्मेलन में आप सभी का बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं. निश्चित रूप से इतना बड़ा जन समुदाय है आपका कि कवियों को भी ये लग रहा है कि इस विराट कवि सम्मेलन की शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन इसका समापन आखिर किस बिंदु पर जाकर होगा. लोग आने के क्रम में हैं. आवाज नहीं आ रही आपके पास? अच्छा ठीक है, आवाज की व्यवस्था भी दिखवाई जाएगी और आवाज भी आप तक आएगी. एक बार जो लोग इस व्यवस्था को देख रहे हैं वो थोड़ा ये देख लें कि आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है और कहां कहां तक नहीं पहुंच रही है. कवियों का एक एक करके परिचय आप तक पहुंचेगा और निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक ग्राउंड में जो ये कवि सम्मेलन है एक ऐसी अद्भुत स्थिति तक पहुंच चुका है जिसमें ये लगता है कि शायद देश में ऐसा कोई दूसरा समारोह नहीं होता होगा. मैं चाहता हूं कि एक बार जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है पूरा श्रोता समुदाय तालियां बजाकर ये आदेश दे कि हम इस काव्य समारोह की शुरुआत करें. आपके उठते हुए हाथ हमें ये बताएं कि इस अद्भुत और ऐतिहासिक समारोह को हमें सफलता के बिंदु तक लेकर पहुंचना है. एक माइक इधर आवश्यकता है, उसे इधर लगा दें आप. स्टैंडिंग माइक विद स्टैंड इधर लगा. अच्छा वहां से बोलना है क्या? कभी बीच में रखिएगा, बीच में उसे रखवा दें. हाँ, एक संक्षिप्त परिचय मैं कवियों का आपसे कराऊंगा केवल. उसके बाद फिर हर कवि अपने आप में परिचय बन जाएगा. आवाज आएगी. अभी मैंने बोलना शुरू नहीं किया है. मैं बोलना शुरू करूंगा तो आवाज भी आएगी. अरे बैठ जा चाचा. देख लिया, सबने देख लिया तुझे. कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रांची या आगरा भेजने की जरूरत हो सकती है. वो ये बता रहे हैं कि हम गलत स्थान पर आ गए हैं. ऐसा आप महसूस ना करें. आप शांत होंगे तो आवाज भी आएगी. मैं कवियों का एक बहुत आवाज और बढ़ा दें, इको इसकी समाप्त कर दें. देखिए, हाँ अब आएगी आवाज आप तक. एक बार आप थोड़ा शांत हो जाएं तो मैं कवियों का परिचय आपसे करा दूं. जो सबसे मेरे इधर दाईं तरफ बैठे हैं ये हमारे मंच के एक ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं. जब आपके बीच आएंगे तो आपको लगेगा कि पीस थोड़ा डिफेक्टिव है, लेकिन इसके बावजूद माल ISI मार्के का है. भाई बलवंत बल्लू हमारे बीच उपस्थित हैं और
जोरदार तालियां एक बार बल्लू भाई के लिए बजा दीजिएगा। उनके ठीक बराबर में जो बैठे हैं, आपने कई फिल्में देखी होंगी। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी तिरंगा, उसमें एक कलाकार मर्डर कर देता है बाद में नाना पाटेकर का। वो हमारे गुलाम मुस्तफा, उन्होंने बताया गुलाम मुस्तफा एक फिल्म आई थी। अच्छे कई फिल्मों में तो वो आपको नजर आते होंगे। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी जिसमें एक कलाकार को बोरे में बंद करके बाद में गंगा जी में फेंक दिया गया था, तो पता लगा खोज करने पर वो नरेंद्र बंजारा ही थे। अद्भुत रचनाकार हैं, और ये तो एक मैंने छोटा परिचय उनका बताया है। उनका बड़ा परिचय यह है कि वो ओज के बड़े रचनाकार हैं। आपके दिलों के आक्रोश को अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, और उनकी आवाज पहुंचेगी, धीरे धीरे पहुंचेगी। वो व्यवस्था ठीक कर रहे हैं और वो आवाज धीरे धीरे पहुंच जाएगी आपके कानों तक। हाँ भैया, आप भी एक बार जो करना है करके शांत हो जाएं, वरना ये किसी को भी शांत करने की मुद्रा में बैठे हैं। हमारे श्रोता ये कुछ भी कर सकते हैं। और बीच में ये जो हमारे कैमरे वाले बंधु हैं, आप भी कैमरा सेट कर लो भैया एक बार, और फिर आप भी, हाँ एक बार इसको सेट कर दो आप, और उसके बाद आप भी सेट हो जाओ, क्योंकि पीछे वाले लोग अब सेट हो रहे हैं। ये सेट होना भी आवश्यक है मामला। आज तो व्यवस्थाएं मैं जानता हूं उत्तम है, और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी, वरना तो कई बार फोटोग्राफरों ने ही कार्यक्रम निपटा दिए। मुझे तो याद आता है, हिंदुस्तान का आदमी कितना ही अमीर हो जाए, लेकिन उसकी मानसिकता रहती है कम पैसे में अधिक आउटपुट निकलना चाहिए। वो एक चला गया था फोटोग्राफर की दुकान पर, अरे बैठ जा तू, हाँ इसके सम्मान में तालियां बजाते हैं, बात मान ली है इसने, क्योंकि खड़ा था तो ऐसे ही लग रहा था जैसे हनुमान जी पर्वत लेकर खड़े हो गए हों। ऐसा भी आभास नहीं होना चाहिए। आवाज की गूंज खत्म कर दो भैया, और मंच पर बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है, कोई मॉनिटर मंच के लिए भी लगा दो। कवियों को भी उनकी आवाज सुनाई दे कि वो कैसी जनता तक पहुंच रही है। मैं परिचय करा रहा था भाई राजेंद्र मालवीय का। वो एक ऐसे आलसी कवि हैं कि जहां बैठ जाते हैं वहीं बैठ जाते हैं। अब यहां बैठ गए तो भगवान ही ने उठाएगा, बाकी कोई नहीं उठा सकता है। ऐसा एक अद्भुत आलसी कवि है, और जब भगवान चाहेगा तो वो उठकर आपके सम्मुख अवतार लेंगे। इटारसी से हमारे मध्य उपस्थित हुए, उनका भी एक बार तालियों के साथ आप स्वागत करना। भाई ना इसे तो जनता की तरफ ही घुमा दो आप। हाँ 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 हाँ, न उधर ही घुमा दो, जनता की तरफ घुमा दो इसको, ठीक है ना। अब हम तो जैसे जैसे आप बताते रहेंगे वैसे करते रहेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा आप शांत हो जाइए। उनके बराबर में ममता शर्मा जी उपस्थित हैं, वो आगरा से आई हैं और गीतों की बहुत बड़ी कवियत्री हैं। ए.के. पार्थ, पी.के. धुत। हाँ, तो मैं क्या करूं, इसमें आवाज आएगी, उधर से शुरू होगी। भैया इसे भी इनकी तरफ ही घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो, कोई बात नहीं, मॉनिटर और लगवा लेंगे हम, बस ठीक है। अब ठीक हो गया ना काम। तो एक बार सारे मिलकर तालियां बजा दें, हम कवि सम्मेलन शुरू करने की आज्ञा चाहते हैं। मैं केवल इतना कहता हूं, आप बहुत कविता का मन लेकर बैठे हैं, बहुत समय से बैठे हैं। केवल यही कहता हूं कि कल मिले या ना मिले प्यार गवाही के लिए, कल मिले या ना मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे या ना उठे हाथ सुराही के लिए, आज के वक्त को रंगीन बना लो इतना, कोई कोना ना बचे कल की शाही के लिए, कोई कोना ना बचे कल की शाही के लिए। वक्त की रंगीनियत की ये यात्रा हमें मिलकर तय करनी है। मित्रों, एक ऐसा अद्भुत ये दिवस है, मुझे याद आती है कहीं प्रकाश खेड़कर जी की, मैं 2003 में आया था, वो कवियों के स्वागत में यहां उपस्थित थे। उनकी स्मृतियां इस काव्य समारोह के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये हम दोनों का दायित्व बन जाता है, इधर मंच के कवियों का भी और उधर से आपका भी, कि हम मिलकर इस उल्लास को इस उत्सव के साथ जिएं कि उनकी आत्मा जहां कहीं भी स्वर्ग में गमन कर रही हो, उन्हें लगे कि पूरा का पूरा नांदेड़ कहीं एक जगह एकत्रित होकर मेरी स्मृतियों को प्रणाम करना चाहता है। इस स्मृति यात्रा में हम सब एक बार अपनी सहयात्रा पूरी करेंगे, और आपका सहयोग बहुत आवश्यक होगा इस समारोह में। लीजिए, मैं चाहता हूं सबसे पहले मां शारदे की वंदना हो, और इस वंदना को करने के लिए मंच पर उपस्थित
आदरणीय श्रीमती ममता शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, वो एक बार मां शारदे को अपने शब्द सुमन समर्पित कर दें, ताकि ये कवि सम्मेलन की यात्रा विधिवत प्रारंभ हो और कब सभी कवियों का एक एक करके आपसे परिचय होता जाएगा। एक बार आप स्वागत कर दीजिएगा डॉक्टर ममता शर्मा जी का। बस हो गया। मंच पर आसीन सभी अग्रज कविगण को प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले आप सबसे निवेदन है कि देखिए, ये कोई राजनीति का मंच नहीं है, साहित्य का मंच है, और आपसे निवेदन है कि आप लोग बीच में किसी तरह का शोर ना करें। जितना कविता से जुड़ते जाएंगे उतना आप लोग को मजा आएगा। मुझे मां शारदे की वंदना का मंच से पढ़ने का आदेश हुआ है। मैं बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे मां के चरणों में पंक्तियां कहती हूं, और आप सबका मंच का, आप सभी बड़ों का आशीर्वाद चाहूंगी, सुनिएगा। जो भी व्यवस्थाएं, आराम से पुलिस कर्मियों से निवेदन करती हूं कि उनको आराम से जाने दें और अपनी जगह लेने दें। महाराजे की पंक्ति कहती हूं, मंच का और आप सभी का एक बार पुनः ध्यान चाहूंगी। एक माइक में चाहती हूं प्रवीण जी के हाथ में दे दिया जाए। मां हमारे देश का विकास हो, शारदे मां वंदना सुनो। मां हमारे देश का विकास हो, शारदे मां वंदना सुनो। है जहां भी तम वहां प्रकाश हो, में गीत का सितार दे। बीड़ा पानी जिंदगी में गीत का सितार दे। शारदे मां तू हमारे पंथ को सवार दे। शारदे मां तू हमारे पंथ को सवार दे। मानसों में हंस वाहिनी नया निखार दे। खो गया है सत्य हंस सत्य के उतार दे। चेतना में चित्त का विलास हो, शारदे मां वंदना सुनो। और पंक्तियां देखिएगा, आप सभी लोग बैठे हुए हैं कि बस्तियां जली मगर न दीप वो जला सके। बस्तियां जली मगर न दीप वो जला सके। गोलियां चली न बोल प्यार के चला सके। गोलियां चली न बोल प्यार के चला सके। नेताओं ने नीति और धर्म तो गला दिए, जिनके पत्थरों के दिल से वो नहीं गला सके। जिनके पत्थरों के दिल से वो नहीं गला सके। आदमी न कुर्सियों का दास हो, शारदे मां वंदना सुनो। शारदे मां वंदना सुनो। पंक्तियां कहती हूँ, सुनेगा कि अर्थ के लिए अनर्थ देश में जो कर रहे। जो सुहागिनों की मांग खून से है भर रहे। बालकों की मुख की चांदनी से छीन कर हंसी। भेड़ियों की खाल ओढ़ कर यहाँ विचर रहे। भेड़ियों की खाल ओढ़ कर यहाँ विचर रहे। ऐसे देशद्रोहियों का नाश हो, शारदे मां वंदना सुनो। शारदे मां वंदना सुनो। और आज इस पवित्र मन से अंतिम पंक्ति कहती हूँ कि अम्बे यदि डरे मनुष्य तो अनीति से डरे। ये कैमरामैन आप बीच में बैठ जाइए। हम इतनी, एक बार सेट करने दीजिए, उसके बाद बैठ जाएगा। पंक्तियां सुने ध्यान कि अम्बे यदि डरे मनुष्य तो अनीति से डरे। घट भरे तो पाप का नहीं वो पुण्य का भरे। देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। अश्रु आंख से झरे तो मात्र हर्ष के झरे। एक भी न मुख यहाँ उदास हो,
शारदे मां वंदना सुनो, शारदे मां वंदना सुनो, शारदे मां वंदना सुनो। आज हमारे दिलीप ठाकुर जी ने एक ऐसी अद्भुत, अरे थोड़ा सुन भी ले गिरी, कहीं नहीं जा रहे गिरी जी, आ जाएंगे आपके बीच में ही। हाँ, प्रथम गिरी जी आएंगे, लेकिन बात तसल्ली रखो थोड़ी सी। मैं कह ही रहा हूं आपसे कि आज दिलीप भाई ने एक ऐसी अद्भुत कवियों की टीम यहां आमंत्रित की है कि चाहे कुछ भी हो, देश की राजनीतिक समस्याओं से संबंधित कोई भी विषय हमसे नहीं छूटेगा। हम जानते हैं इस कवि सम्मेलन के बाद एक भी श्रोता हमसे नहीं रूठेगा और आपके हमारे बीच एक बहुत मजबूत पुल बनेगा, क्योंकि ये बिरला सीमेंट का जोड़ है जो किसी भी हालत में नहीं टूटेगा। इस जोड़ को हमें और मजबूत बनाना है और उसमें कहीं ऐसी स्मृतियों को संजोना है जो आपके मन तक पहुंचेंगी। मैं कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहता हूं। यहां व्यवस्था अच्छी हो गई, देश बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। मनमोहन सिंह जी बहुत बढ़िया तरह से सरकार चला रहे हैं। सच बताता हूं, पिछले 60 वर्षों में इतना अनुशासित प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला। पिछले दिनों किसी ने उनसे पूछा था कि सर ये बताइए 2 और 2 कितने होते हैं? बोले होते तो 4 हैं, पर पहले एक बार सोनिया जी से कंफर्म करूंगा। बोले नहीं जी 2 और 2 तो 5 होते हैं। बोले नहीं साहब 4 होते हैं। बोले नहीं 5 होते हैं। बोले कौन कह रहा था? बोले सोनिया जी कह रही थी। बोले फिर तो होते होंगे। ऐसी आनंद की स्थितियां हैं देश में। और ऐसा मत मानिएगा, क्योंकि कवि तो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, वो जनभाषा का अनुवाद करता है। पिछले दिनों अटल जी कुर्सी पर बैठे हुए थे, परवेज मुशर्रफ जी हिंदुस्तान आए, उसके बाद में हमारी संसद पर अटैक हो गया, लेकिन अटल जी शांत मुद्रा में बैठे रहे, बस चलाई उन्होंने। हमारे एक कवि ने छोटी सी कविता ली, उसका भी आनंद ले। हम कहीं तराजू की तरह से संतुलन की बात करते हैं। उन्होंने उस समय लिखा था कि उसने मुझको डांट दिया तो मैं बोला कि मारूंगा, उसने मुझको मार दिया तो मैं बोला कि ठोकूंगा, उसने मुझको ठोक दिया तो मैं बोला कि पीटूंगा, उसने मुझको पीट दिया तो मैं बोला बदला लूंगा, वो बोला धमकी ही देगा या फिर कुछ तैयारी है। और अगली पंक्ति आपकी तालियां चाहती है, वो बोला धमकी ही देगा या फिर कुछ तैयारी है। इतना संयम बरत रहा है, लगता अटल बिहारी है। कहीं कभी बात करता है जहां संयम ज्यादा हो जाए, वो कहता है इस संयम को छोड़कर उस तलवार की भाषा में बात की जाए जो कहीं मराठा की प्रतीक होती है, और कहीं जब लगता है विसंगतियां हैं तो उनका जिक्र करता है। हमारे यहां कहा गया एक तलवार कवियों को प्रतीक स्वरूप दी गई, कवियों ने भी तलवार उठाकर हवा में लहराई, लेकिन हम तलवार की भाषा नहीं बोलते। तलवार एक प्रतीक के रूप में है, जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। वो कहीं मोहब्बत की भाषा तलवार के रूप में, तलवार एक प्रतीक के रूप में है, क्योंकि कहा गया है कि युद्ध के उन्माद में डूबे हुए सब लोग सुन लें, युद्ध भी है बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे सुन लें। हम बताते हैं यदि प्यार की भाषा नहीं सुनी गई तो हम तलवार की भाषा में भी बात करना जानते हैं। और ये तलवार की हुंकार जिस प्रदेश से सबसे पहले निकलती है, उस प्रदेश की माटी को प्रणाम करते हुए आपकी माटी के उस लाडले कवि को आमंत्रित करता हूं, जिनका नाम रमेश गिरी होता है। आप सब जानते हैं, उनके अद्भुत तेवर से आप परिचित हैं। ये ना सोचिएगा आपके स्थानीय रचनाकार हैं तो कब महत्वपूर्ण हो गए हैं, मराठी के हैं और हम मराठी के आंचल में आए हैं तो उनका पहले अधिकार भी बनता है। मैं केवल 4 पंक्तियां इतनी कहना चाहता हूं कि सम्मान मान से देखोगे अभिनंदन हो जाएगा। पंक्तियां सुने और उसमें अपना स्वर मिलाइएगा। कहता हूं कि सम्मान मान से देखोगे, सम्मान मान से देखोगे अभिनंदन हो जाएगा, एक भाव भी वर्ण करोगे वंदन हो जाएगा। आदर और सम्मान से अगर शीश झुकाओगे तो अपने घर की माटी में वृंदावन हो जाएगा। जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई श्री रमेश गिरी जी। मी आलो, आल्याबरोबर सगळ्यांनी जय महाराष्ट्र म्हणाले, मला अधिक बरं वाटलं। वाटणारच, कारण आपण महाराष्ट्राचे आहोत, महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये जन्मलेले दिलीपजी ठाकूर यांनी एवढा मोठा भव्य कार्यक्रम ठेवला। महत्वाचं त्यांना का बोलतोय की कोणीही मला एवढ्या फोकसमध्ये आणलं नाही, एवढं पुढं आणलं नाही। नांदेडमध्ये भरपूर असतील एकापेक्षा एक, पण दिलीपजी ठाकूरसाठी एकदा जोरदार टाळ्या द्याव्यात अशी अपेक्षा आहे, कारण तिसऱ्यांदा मला इथं बोलवलं।
आणि एवढं जोड पक्का करून टाकला. म्हणलं एवढं पक्क काय चिटकले? काही लोक म्हणले तुम्ही या कवी संमेलनामध्ये इतकं काय चिटकलेत? मी म्हणलं बिर्ला A1 सिमेंटचा जोड आहे म्हणून आम्ही पक्का जोडलेले आहोत. आणि सन्माननीय केशवजी शर्मा पण हैदराबादहून इथं आलेले आहेत. बिर्ला A1 प्रीएम सिमेंटचे आहे म्हणून त्यांच्यासाठी आपली मराठी भाषा कळणार नाही म्हणून त्यांच्यासाठी हिंदीमध्ये नाही, मी मराठीच बोलणार आहे शेवटपर्यंत. त्यासाठी 2 लाईन मी 4 लाईन मी त्यांच्यासाठी प्रस्तुत करतोय. घर आए हुए मेहमान का सम्मान करके देख. घर आए हुए मेहमान का सम्मान करके देख. बिरला सीमेंट से घर का निर्माण करके देख. मिलते हैं जिससे शक्ति बुढ़ापे में, मिलते हैं शक्ति ऐसे बुढ़ापे में. पैदा ऐसी तू संतान करके देख. म्हातारपणी सुद्धा पोरं चांगली टणटण राहिली पाहिजे. मला आता इथे स्टेजवर आल्यावर म्हणले हे पोरग लेकरू कुणाच आहे? म्हणलं माझंच आहे. बारकं लेकरू आणलं ना. काय लोकांना शंका म्हणे असंच आहे. त्याच्यासाठी एक प्रूफ आणलंय. कारण बऱ्याच लोकांना विश्वासच नाही गेला लेकरं बाळ आहे की नाही की असंच आहे काय की माहीच हो खोटं नाही. आणि ही पोरगी म्हणजे मी पोरीचाच बाप, मला 3 मुली आहे पण सगळ्यापेक्षा लईच चालू निघाले लेकरू. मी म्हणलं आमच्या पोरीला, मला तुला एवढे मार्क कसे कमी मिळाले? ती माझ्या नुसती तोंडाकडे बघायला लागली. म्हणलं तुला एवढं मार्क कमी कसे मिळाले? असं वाटतं 2 थोबाडीत द्यावं. तर पोरगी पटकन बोलली, लवकर चला म्हणे सर आता शाळेतच बसलेले आहेत. ज्यांना जेव्हा समजेल तेव्हा हसा, तसं काही नाही. अहो आजकालची पिढी साधी राहिलेली नाहीये. हे बारके लेकर समजतो ना आपल्यापेक्षा हुशार आहे. एका लग्नामध्ये गेलो, ज्याला चड्डी बांधायचं लेकराला माहित नाही, या बाईला बघ त्या बाईला बघ. हे ते म्हणते बघ ना ही कशी दिसायला ऐश्वर्या राय. तर दुसरा म्हणतो इकडे बघ ना माधुरी दीक्षितच दिसते. तर दुसरा म्हणतोय इकडे बघ ना कशी दिसायली म्हणे जुई चावला. ते म्हणे चल तिकडं. अरे नाही बघ ना, अरे चल तिकडं. नाही बघ ना. नको ना बे, ती माझी मम्मी आहे ना. पोरं एवढी चाबरी निघाली. एका कार्यक्रमासाठी आम्ही गाडी थांबवली. स्टेजला पाहत होतो, म्हणलं कसं काय, कुठं लाईट लावायचं, कुठं काय करायचं. 2-3 पोरं अशी बारकी आली. आता गाडीच्या सायलेन्सर मध्ये चिप्पाडे घालायली. चिप्पाडे कळतात ना. मी भडकलो. काय? त्याची माय पटकन आली म्हणे भाऊ आमचेच पोरं आहेत. बरं अरे वा. तुझं नाव काय? दीपक. बरोबर. तुझं? दीपक. मला हे दोन्ही पोरं माझेच आहे साहेब. अच्छा हा ते माझंच आहे. तुझं नाव काय रे? दीपक. म्हणजे सगळेच नाव दीपक. ती बाई म्हणते मला लई आवडतात म्हणे दीपक. मला अवघड होत नाही का सगळ्याचं नाव दीपक? अवघड काय म्हणे, सगळ्याचं नाव एक असलं तर काय झालं, आडनाव वेगवेगळे आहेत म्हणे. विनोद म्हणजे असं काही नाही. विनोद आपल्या घरातच घडतात, सहज घडतात. पण कायला विनोद समजतच नाही. मी भाऊला विचारलं, दिलीप भाऊ तुम्ही मला कशाला बोलवलं? 2 वेळेस झाला, तर 3ऱ्या वेळेस कशाला? पहिला दिन को पहानो, दूसरा दिन को पई, तीसरा दिन सारी अक्कल कठ गई, तू निकळ. 3ऱ्या वेळेस पुन्हा बोलवलं. म्हणे गिरी तुम्ही जे बोलतात, मला लोकांनी सुद्धा विचारलं की तुम्हाला 3ऱ्यांदा कशाला बोलवलं. मी त्यांना एकदा सांगितलं की पहिली गोष्ट हे SMS मागवले, त्यासाठी मी सगळ्यांचा आभारी आहे. तुम्ही SMS मला पाठवले, मला इथं पुढे बोलवलं. टाळ्या कोण मी वाजू?
तिसऱ्यांदा इथं बोलवलं. मला तिथं राहू द्या हो, तुम्ही बाजूला सरका. इकडे सगळ्यांचं लक्ष चाललंय. रवी, ते सामान उचल तुझं, इकडून लाव, आडवं पाय वाटल्यास आवाज कसंही पाडलं तरी येते. आकाशवाणीचे भीमराव शेळके खूप खुश आहेत आणि त्यांनी सुद्धा मला प्रसिद्धी दिली. क्या बात आहे. आकाशवाणीने सुद्धा माझं नाव मोठं केलेलं आहे. सर्व कर्मचारी इकडे बसलेले आकाशवाणीचे, त्यांचा मी आभारी. त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या द्या. काय काय वाटायले, नको वाजू रे, काय करते बघू. बघा बाबा, तुमची मर्जी, वाजवा नका वाजू. पण भाऊनी मला बोलवलं, त्यांच्यासाठी मी समाधानी आहे की मला तिसऱ्यांदा बोलवलं. मी काय करू, कसं करू, की त्यांनी सांगितलं. मलाही काही मित्रांनी विचारलं, तुम्हालाच का बोलवतात. पहिली गोष्ट अशी की रमेशगिरीची भाषा सगळ्याला समजते, येड्याला समजते, शाळेला समजते. काही कवी अशी आहेत तिथले माझ्यावर नाराज आहे, आम्हाला का बोलत नाही, गिरीलाच कशाला बोलवतात. गिरीची भाषा खेड्यात समजते, शाण्याला समजते, शहरात समजते. कारण आपली लोक सगळी शिकलेली नाही. नाराज होऊ नका. आम्ही कुठपर्यंत शिकलोय, फक्त लिहायचं कसं. नाही, त्यांचा दोष नाही, माझ्या आवाजात फरक आहे. आपली इकडची लोक कशी आहे, फक्त फॅशन. केस ठेवली, क्या चल रहा है बॉस, थँक्यू बॉस, यस बॉस, नो बॉस. मला काही काय म्हणतात, कोण होय ना ते, शाहीर आहे. इतकं टक्कल असते का. अरे शाहीर सर, नसलं तर, असलं तर, नसलं तर. मला जवळ बोलतात, कोण आहे तुम्ही, मी गोसाई आहे. तसं नाही हो, तुम्ही काय करता, मी शाहीर आहे. बघ रे माझा गॅस कसा निघाला. गॅस मधला फरकच कळत नाही. याच्यासाठी मला पुन्हा बोलवलं की तुमची भाषा सगळ्यांना कळते. कारण आपली इकडचे लोक शिकलेली कमी आहे, फक्त संडासमध्ये लिहितात. आमचा एक कलाकार इथंच बसलेला आहे, कुठे गेले काळे, तिकडे. त्याला म्हणलं कार्यक्रमाला जायचं, लवकर चल. ते गेलं बस स्टँडला संडासला. मग तिकडे कशाला गेलता, तुम्हाला मोकळं वाटतंय. आणि संडासमध्ये काय बाई लिहिलेलं असतं ते वाचता. मग तुला काय कळलं, म्हणून त्याच्यामध्ये असं लिहिलेलं होतं, वाचणारा गाढव. मग तुला वाईट वाटलं नाही तर मग तू काय केलं, म्हणजे पुसलं आणि तिथं लिहून टाकलं, लिहिणारा गाढव. आज तुम्ही एवढ्या आनंदात आहे. धन्यवाद साहेब. आमचे पाहुणे आलेले आहेत, यांच्यासाठी मला तुला वाईट एक वाटते, म्हणजे मला मधी बसू देत नाही. डॉक्टर भद्रे नेहमी म्हणायचे, डॉक्टर विलास भद्रे, दाजी तुम्ही मध्ये बसत जा, दाजी तुम्ही मध्ये बसत जा. मला गण मध्ये बसा वाटते, पण ते मध्ये बसू देत नाही, दुसरेच बसतात त्यांच्यासोबत. आणि बरं झालं की मी बाजूला बसलो, माझी बायको बी इथंच आहे. तिला वाटू नाही की बुवा असंच करत काय की तिकडं बाजूला बसलेत बरे. आज एवढ्या आनंदात आहे तुम्ही, पण सगळे टेन्शनग्रस्त आहेत. म्हणून एक कविता सुचली. आता आपण सगळे आता बाहेरचे काही लोक आलेले आहेत, जाहिरातीची पद्धतशीर झालेली आहे. भूकंप, सगळेच लोक ग्रस्त आहेत बरं. काय काय आपले घर सोडून, काय काय आपले पाल सोडून आलेले आहेत. भूकंपात इतके टेन्शन घेतले लोकांनी. श्रीनगरला पाहिलं तर चालले म्हणजे टेम्पो भरून. कुठं, गाव सोडून चाललो साहेब. का, इथं भूकंप व्हायला. कुठं जाता, गावाकडे चाललो. कोणतं गाव, म्हणजे किल्लारी. म्हणून काही ओळी मला सुचल्या, आम्ही ती लिहिलं. भूकंपाच्या भीतीने भीत भूकंपाच्या भीतीने भीत बारमध्ये बसलो होतो दोघजण पीत. पिणं माणसासाठीच आहे, पण माणसाने किती पिवा कळलं पाहिजे. माझ्या बायकोला लई राग येत असतो. माझ्या बायकोचं टाळ्या वाजवता का, बघ किती मोठा नवरा आहे तुझा. आणि तुला वाटतं नवरा काहीच कामाचं नाही.